हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पॉलिटी शुरू की थी और पॉलिटी में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि संविधान निर्माण से पहले भारत का शासन किस प्रकार से चलता था उस बातों को हमने देखा था, मतलब कुछ अधिनियमों को देखा था। उसके बाद हमने संविधान का निर्माण देखा था। आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट कितना, सिलेबस कितना होता है। एंशियंट इंडिया से लेकर वर्ल्ड हिस्ट्री तक कितना सिलेबस होता है, हमें लगभग उसके बारे में मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए। फिर हम अगर पीसीएस से नीचे के एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी टीचिंग एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तब हमें कितनी हिस्ट्री पढ़नी है। और अगर हम पीसीएस और आईएएस यानी हम कहें सिविल सर्विसेज, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी स्टेट एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज, उनमें हमें कितनी हिस्ट्री की पढ़ने की जरूरत होती है, इन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम इसका एक सिनोप्सिस तैयार करते हुए तब हम अपने इतिहास को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इतिहास पढ़ें, इतिहास में पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया। सबसे पहले आता है एंशियंट इंडिया। ठीक, इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के ये सब सब्जेक्ट हैं। ठीक, एंशियंट इंडिया के बाद आता है मिडाइवल इंडिया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम कई बार जब हम बहुत ही बारीकी से इसको समझते हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है मॉडर्न इंडिया और दूसरा होता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि हम कहें इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर हम साधारण तौर पर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसको मॉडर्न इंडिया ही कह देते हैं। तो हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया। ठीक, इसके बाद में मॉडर्न इंडिया में हम भारत की स्वतंत्रता तक का इतिहास पढ़ेंगे। जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा उससे आगे का जब हम इतिहास पढ़ेंगे, जब हम रियासतों का एकीकरण पढ़ेंगे, जब हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, जब हम विदेश नीति पढ़ेंगे भारत की, और उसके बाद नेहरू के शासनकाल में जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं और आगे के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज तक हुए हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भारत। तो मॉडर्न इंडिया के बाद हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम बहुत सी बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सामंतवाद पढ़ते हैं, जैसे इटली के, जैसे हम फांसीवाद, नाजीवाद और फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तब हम विश्व युद्ध तक के सारे टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं और आज तक जो विश्व में कुछ घटनाएं चली आ रही हैं, जैसे मान लो वर्तमान में रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आगे चलकर यही जो है वो विश्व युद्ध का विश्व इतिहास का भाग बन जाएगा और बुक में ऐड कर दिया जाएगा। तो हम इसके बाद एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन अब आप ये हमारे इतिहास का ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा होल सिलेबस है जितना, यदि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज्यादा इतिहास नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें, हम लोग एसएससी की, यूपी पुलिस की, यूपी एसआई की या दिल्ली पुलिस की, या हम कहें पीसीएस से नीचे के जितने भी एग्जाम हैं, पीसीएस को शामिल नहीं करना, अभी हम पीसीएस और सिविल सर्विसेज की बाद में बात करेंगे। पीसीएस से नीचे के जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर उतने एग्जाम्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमें कितनी इतिहास पढ़ना चाहिए, इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम पीसीएस से नीचे के एग्जाम पढ़ रहे हैं तो एक तो हमें एंशिएंट इंडिया पढ़ना चाहिए, एंशिएंट इंडिया। दूसरा हमें पढ़ना है मिडाइवल इंडिया।
और तीसरा हमें पढ़ना है मॉडर्न इंडिया। लेकिन अगर हम इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी कुछ महत्व होता है। कुछ महत्व का मतलब यह है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए हमें स्वतंत्रता से लेकर आज तक ये जितना भी पूरा इतिहास है, होल इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार मैंने देखा है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रियासतों के एकीकरण से हैदराबाद को कब शामिल किया गया, जम्मू कश्मीर को भारत में कब शामिल किया गया, भारत के संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न। और मैंने देखा है कि पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए थे और इंदिरा गांधी का समयकाल क्या रहा था। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे लगातार सवाल पूछे जाते रहते हैं। हमें राष्ट्रपति से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये राष्ट्रपति किस समय में रहे थे। तो ये सब किसका भाग है? पोस्ट इंडिपेंडेंस का। जब हम लोगों को इन बातों का जब पता नहीं होता है तो हम सोचते हो अरे इन्होंने तो प्रधानमंत्री पिछले पूछ लिए, अब उन प्रधानमंत्रियों को कौन याद रखे। लेकिन वास्तव में हम लोगों को यह पता नहीं होता है कि वो अपना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कहा जाता है। वो लोग व्यर्थ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग सवाल सही पूछ रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी ना होने के कारण हम उन एग्जामिनर पर या एसएससी पर या आयोग पर दोषारोपण कर देते हैं। क्यों दोषारोपण कर देते हैं? क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। वास्तव में वो लोग अपना सही पूछ रहे हैं। भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे इतिहास का। जिस समय में रियासतों का एकीकरण हुआ, हमारे जितने भी पिछले प्रधानमंत्री रहे उन्होंने क्या क्या प्रयास किए भारत के विकास के लिए, इन सब बातों को हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में ही पढ़ते हैं। दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्केट में पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड छोटे एग्जाम्स के लिए साधनों की कमी, साधन की कमी मतलब बुक्स की कमी होने के कारण ये सब्जेक्ट हमारी नजर में नहीं आता है। नजर में ना आने के कारण हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, और फिर जब क्वेश्चन अगर एग्जाम में जब एग्जामिनर पूछ लेता है तो हम उसी एग्जामिनर को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज गलत नहीं है। जो भी सवाल एग्जाम में आता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ही आता है, बस हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं जब जब जीएस आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि जीएस हमें पढ़नी कैसे है, हमारा जीएस पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए। सही जानकारी आपको उपलब्ध करवाना ये मेरा कार्य होगा। ये नहीं कि मैं आपको एक टॉपिक लिया, मैंने हड़प्पा सभ्यता और मैंने फैक्ट्स आपको पढ़ाना शुरू कर दिए। अरे भाई, अगर हड़प्पा सभ्यता के फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं, मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं। आप ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, आप अरिहंत की मनोहर पांडे जी की बुक्स ले लीजिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर ले लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, आपको बहुत फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो बातें आपके पढ़ने को, जीएस पढ़ने को आसान बना दें, सहज बना दें, वो बात आपको पता होनी चाहिए। जब हमारा बैकग्राउंड क्लियर होगा, अब जैसे मान लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि जो इस तरह के प्रधानमंत्री से रिलेटेड, रियासतों से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का विषय है। तो आप लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा पढ़ जाएं, फिर हम गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले लें, लेकिन सही दिशा ना होने के कारण हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तभी हमारे जो है एग्जाम में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आगे हम देखते हैं, एक सब्जेक्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो संबंध है वो मैं ये कह सकता हूं कि जो छोटे एग्जाम से उनसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर मैं बताऊं कि कई बार पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, उसका समय क्या रहा था, प्रथम परमाणु बम का किस शहर पर गिराया गया, कब गिराया गया था। ये जितनी भी बातें हैं, फांसीवाद, नाजीवाद, ये जितनी भी बातें हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री से ही आती हैं। तो हम क्या कहें, पांचवा सब्जेक्ट जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है। लेकिन हमारे पास इसकी एक सही साधन पढ़ने का, यानी कि सही बुक जो हमें पीसीएस से छोटे एग्जाम्स के लिए स्पेशल लिखी गई हो, ऐसी बुक और ऐसे साधन ना होने के कारण हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। और फिर वहीं से जब सवाल आ जाता है, वहीं से हमें जो ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को हर चीज पढ़ा भी दी जाए और उससे रिलेटेड
बुक के रूप में एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाए, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद और भी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे किसी दिन हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके की जो आजकल बुक्स हैं, मैंने उसमें देखा कि स्टैटिक जीके की बुक है, लेकिन उसमें संसद भी शामिल है, उसमें विभिन्न अभ्यारण्य भी शामिल हैं, उसमें पूरी चीजें शामिल है। अरे स्टैटिक जीके क्या रही? अरे भाई, अगर हमें डांस पढ़ना है, डांस का मतलब शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य अगर हमें पढ़ने हैं, तो वो स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं है, वो पार्ट हो गया है आर्ट एंड कल्चर का। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से जब से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, पहले ये जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट था, ये एंशिएंट इंडिया में पढ़ लिया जाता था। क्योंकि एंशिएंट इंडिया में जब संस्कृति का विकास हुआ, जब मंदिरों का निर्माण हुआ, वहां पर हम लोग इन चीजों को पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे वैश्वीकरण हुआ और भारतीय साइट्स को, या हम कहें इंटरनेशनल साइट्स को, जब सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया जाने लगा और इनके क्वेश्चंस की पूछे जाने की प्रवृत्ति जब बदल गई, तो हमने इसको एक अलग सब्जेक्ट बना लिया, जिसे हम कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। इसी प्रकार से जो जितने भी अभ्यारण्य पूछे जाते हैं, जितने भी राष्ट्रीय पार्क पूछे जाते हैं, वो पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी विषय का पार्ट है। ठीक है। अब जैसे हम कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हम कहें जो कृत्रिम उपग्रह हैं, वो सब कुछ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। हर सब्जेक्ट अपना एक विषय है और हर विषय का अपना एक सब्जेक्ट है। ठीक है। तो हमें जो है जानकारी ना होने के कारण हम लोग भटक जाते हैं। तो स्टैटिक जीके में हम लोगों को ये चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम डांस कहें, डांस का अपना एक सब्जेक्ट है, कौन सा? आर्ट एंड कल्चर। हमें जितने भी शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य पढ़ने चाहिए, वो हमें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने चाहिए। लेकिन आज क्या कर दिया गया है, सही जानकारी ना होने के कारण स्टैटिक जीके में सारे विषयों को शामिल कर दिया गया। तो स्टैटिक जीके किस बात का रह गया फिर? स्टैटिक जीके का विषय क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए हम कहें तिरंगा। ये तिरंगा जो है, तिरंगे का माप क्या होता है, तिरंगा किसने बनाया, तिरंगे को कब कब फहराया जाता है, ये किसी विषय का पार्ट नहीं है। आप कहें तिरंगे को हम किस में पढ़ेंगे? भूगोल में तो पढ़ नहीं सकते, इतिहास में हम लोग पढ़ नहीं सकते, हम लोग इसे साइंस में पढ़ नहीं सकते। तो हम इसके लिए हमने एक अलग विषय बना दिया, जिसको हमने कहा स्टैटिक जीके। क्या कहा? स्टैटिक जीके। अब हम अगर तिरंगे के बारे में पढ़ते हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि इनका प्रारूप किसने तैयार किया, तो हम कहेंगे पिंगाली वेंकैया ने। इसको इसका साइज क्या होता है, इसके कलरों का महत्व क्या होता है, बीच में चक्र होता है, ब्लू कलर का होता है, 24 तिल, ये सब जो बातें हैं, अब ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। आप कहें सर ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड नहीं है। अब जो है ध्वज, राष्ट्रीय पुष्प के बारे में, राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में, और विभिन्न क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, अब इनकी जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं? स्टैटिक जीके में। क्योंकि इन विषयों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उस सब्जेक्ट को हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत रख देते हैं। जैसे कभी ना कभी कोई रिकॉर्ड बन जाता है, पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने करी, पहली बार अंतरिक्ष में कौन गया, विश्व में सबसे अधिक लंबा क्या है, विश्व में सबसे अधिक बड़ा क्या। अब ये जो है, ये किसी विषय का पार्ट नहीं है। अब हम इसको ज्योग्राफी में तो पढ़ नहीं सकते, हम इसको हिस्ट्री में पढ़ नहीं सकते, तो हम इसको कहते हैं, इसको हम स्टैटिक जीके में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हम बहुत से खेलों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम कहें राष्ट्रमंडल खेल, अब राष्ट्रमंडल खेल को हम किस में शामिल करें? नहीं, हम इसको स्टैटिक जीके के अंतर्गत रख देते हैं। नेशनल गेम्स, ऐसे ही पुरस्कार, जैसे भारत रत्न, अब जो पुरस्कार होंगे उसको हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बहुत से ऐसे व्यक्तित्व रहे, जैसे हम कहें एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे भीमराव अंबेडकर, जैसे हम कहें महात्मा गांधी जी के बारे में। अब अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, हमें अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, उनका जन्म क्या हुआ था, किस तरह की उनकी पढ़ाई रही थी, कहां के रहने वाले थे, क्योंकि उनका महत्व संविधान से है। ठीक। अब जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनको हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो किसी विषय का पार्ट नहीं है।
ठीक, किसी भी विषय का अध्ययन जो होता है वो क्रमागत अध्ययन होता है। अभी मैं आपको जब एंशिएंट इंडिया का जब हम ड्राफ्ट बनाएंगे, जब हम रूपरेखा तैयार करेंगे, तब हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कहें साइंस, साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, एक अलग सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। कंप्यूटर अपना एक अलग विषय है। जैसे हम कहें उत्तर प्रदेश जीके अपना एक अलग विषय है। जैसे हम कहें जनसंख्या के बारे में अगर हमें पढ़ना है, यह अलग अपना एक विषय है। ठीक है, जनसंख्या के बारे में पढ़ना, कब से जनगणना हुई, भारत की जनसंख्या किस प्रकार की है, कितना किसका घनत्व ज्यादा है, तो ये सब बातें। तो जितने भी टॉपिक्स अलग आते हैं जो किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत ना आते हो, उसको हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों को ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आप लोग जीके की तैयारी कर रहे हो, जीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जीएस जीके के जो विषय हैं उस पर आपकी एक सटीक पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो किस विषय से है। आप लोग किसी दिन गेम्स पढ़ रहे हैं तो आपको याद आना चाहिए सर ने कहा था स्टैटिक जीके का विषय है। आप लोग कभी अगर ऐसा आ जाए कोई एग्जाम, किसी एग्जाम का कोई क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, वहां आ जाए कि तिरंगे के बारे में, अब आपको ध्यान आएगा अरे मैं तिरंगे को किस बुक में जाकर पढ़ूं, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि सर ने कहा था कि स्टैटिक जीके का पार्ट है, वहां पर जाके उसकी आप डिटेल पढ़ सकें। इसलिए सब्जेक्ट का सटीक ज्ञान आपको होना चाहिए कि कोई टॉपिक है वो किस विषय का टॉपिक है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। मैं चाह रहा हूं कि जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ते हैं उस पर आपकी एक सटीक पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जब से टेक्नोलॉजी का दौर हुआ है, बच्चा हर तरह की क्लासेस में इस तरह से उलझ गया है कि उसको यह पता ही नहीं लग रहा है कि वो कौन सा विषय पढ़ रहा है। एक वीडियो चलाई, उसमें आ रहे हैं क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सब्जेक्ट से उसे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसको क्वेश्चंस जो है कर लेने हैं। ठीक है, यही कारण है कि उसकी अपनी तैयारी जो है वो सटीक नहीं है। अब हम लोग चलते हैं फिर से हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में इतने विषय मैंने आपको बताए, लेकिन मैंने बताया था कि पीसीएस से छोटे एग्जाम्स की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तब हमें किस किस तरह से चीजों को तैयार करना है। आप लोग विशेष रूप से एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, और थोड़ा थोड़ा जरूर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी ध्यान दीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी आप लोग ध्यान देने का प्रयास करिए। लेकिन अगर आप लोग पीसीएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस का और वर्ल्ड हिस्ट्री का अपना एक महत्व है, क्योंकि मेंस एग्जाम में वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री से, जैसे सिविल सर्विसेज का जीएस का फर्स्ट पेपर है, वहां पर स्पेशल आ रखा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल पूछे जाते हैं। फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा वहां पर सिलेबस में दिया गया है। तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तब आपको दोनों ही सब्जेक्ट, यानी कि हम कहें पांचों सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं एंशिएंट इंडिया। हम हिस्ट्री पढ़ाने से ज्यादा पढ़ाने के तरीकों पर मैं ज्यादा फोकस करने का प्रयास करूंगा। तो हमें एंशिएंट इंडिया पढ़ने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, अगर थोड़ी बहुत तारीखें आपने पढ़ी हो, तो हम लोग पढ़ते हैं 600 ईस्वी पूर्व, हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व। तो हम लोग अगर ये देखें कि उस समय की जानकारी हमें वास्तव में प्राप्त होती कैसे है। भाई उस समय का कोई व्यक्ति आज तो जीवित नहीं है, उस समय की कोई भी जानकारी ऐसा तो नहीं है जैसे आज ये टेक्नोलॉजी का दौर है और उस समय टेक्नोलॉजी रही हो और रिकॉर्डिंग हमें मिल गई हो और हमने उसके बारे में जाना हो, ऐसा भी नहीं था। हम लोग ये उस समय की जो जानकारी प्राप्त करते हैं वहां के अवशेषों से हम लोग प्राप्त करते हैं। अवशेषों से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए उस समय में व्यक्ति खाना बनाता होगा तो उसने किसी बर्तन का प्रयोग किया होगा, उस समय मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे तो उसको मृदभांड कहा जाता था। अब वो मृदभांड जब हमें मिला, पका हुआ मृदभांड जब हमें मिला, तो हमने उसको कार्बन डेटिंग, वर्तमान की जो कार्बन डेटिंग प्रणाली है उसके आधार पर यह जानने का प्रयास किया कि यह बर्तन कितने समय पूर्व का है। तब हमें पता लगा कि इतने समय पूर्व ऐसी स्थिति रहती थी। फिर हमें धीरे धीरे कुछ वहां के लिखित साक्ष्य भी मिलने लगे। फिर उस समय जो यात्री आए थे, विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपने लिखित विवरण दिए, उससे हमें
अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इतिहास को जानने के स्रोत। क्या पढ़ते हैं हम? इतिहास को जानने के स्रोत। इसमें हम तीन प्रकार के स्रोत पढ़ते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में जैसे मृद भांड, उस तरह उस समय के मिले हुए अवशेषों के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य जैसे हमें एशिया माइनर से एक बोगज कोई अभिलेख मिला, उसमें 1400 ईस्वी पूर्व के 1400 ईस्वी पूर्व के भारत में जब आर्य लोगों का आगमन हुआ उसकी हमें जानकारी मिलती है बोगज कोई अभिलेख से। तो उस अभिलेख को हमने पढ़ा और उससे हमें पता लगा कि भारत की स्थिति उस समय ऐसी थी। ठीक, तो अभिलेखों को बारे में हम पढ़ते हैं। और फिर विदेशों से बहुत से यात्री आए, जैसे हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग भारत आया। अब हुएनसांग ने जो पुस्तक लिखी उसके माध्यम से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हमारा इतिहास शुरू होता है। हम लोग ये देखेंगे कि प्रारंभ से, दूसरा टॉपिक क्या आता है? प्रारंभ से। लगभग हम कहेंगे 2500 ईस्वी पूर्व तक के समय में। इस दौर में हम लोग पाषाण काल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम लोग किसको पढ़ते हैं? हम लोग पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखो, स्टोन एज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टोन एज प्रारंभ से कब से रहा इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन जो अवशेष हमें मिलते हैं हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के अवशेष हमें लगभग प्रारंभ से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक मिलते हैं। जब मैं आपको पाषाण काल पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाएंगे हम पूरा पाषाण काल, आद्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को हम लगभग प्रारंभ कब से हुआ इसका कोई पता नहीं, लेकिन प्रारंभ से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक हमें पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप लोग एक बात को जानने का प्रयास कीजिए। आपने बुक्स में देखा होगा कि सर पाषाण काल के बाद तो हम ताम्र पाषाण काल को पढ़ते हैं। वो गलत नहीं है। जब हम ताम्रपाषाण काल की बात करें तो ताम्रपाषाण काल को अगर हम एक तो हम कहते हैं तकनीकी दृष्टि से और एक हम कहते हैं कालानुक्रम की दृष्टि से। कालानुक्रम की दृष्टि से कहते हैं तारीख के हिसाब से, और तकनीकी दृष्टि से हम क्या कहते हैं? जो हमें वहां पर अवशेष मिले। आपको याद होगा सबसे पहले प्रयोग की गई अगर धातु थी तो वो तांबा थी। सबसे पहले प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? तांबा। दूसरी प्रयोग की गई धातु थी कांसा, और तीसरी इसके बाद में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। यह है उस समय में धातु के प्रयोग का क्रम। तो यह हमें कैसे प्रयोग पता लगा? तकनीकी दृष्टि से। तकनीकी दृष्टि से हमें यह पता लगा कि सबसे पहले मनुष्य ने तांबे के औजारों का प्रयोग किया था। तो तकनीकी दृष्टि से हम लोग ताम्रपाषाण काल को हड़प्पा सभ्यता से पहले रखते हैं। लेकिन अगर जो इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं और जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं उससे जो हमें इसका काल, इसकी तारीख का पता लगता है, वो हमें पता लगता है कि लगभग इसके जो अवशेष हैं वो 1500 ईस्वी पूर्व
या उससे बाद के हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये कभी ईसी पूर्व और कभी ईसा की हम लोग बात करेंगे, इसको हम कहते हैं तिथि निर्धारण। हम लोग जब तिथि निर्धारण पढ़ेंगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ईसवी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है और ये क्यों किया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, इसको मैं अभी सबसे पहले जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब हम तिथि निर्धारण करेंगे, उसमें हम लोग इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी आप इतनी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं प्राचीन भारत के इतिहास का एक ड्राफ्ट, एक रूपरेखा बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो ताम्र पाषाण काल को अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो हम हड़प्पा सभ्यता से पहले रखते हैं, लेकिन अगर हम कालानुक्रम की दृष्टि से देखें तो हम इसको हड़प्पा सभ्यता के बाद रखते हैं, ठीक। थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, बाकी इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें, इसको हम रखते हैं 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1500 ईस्वी पूर्व। देखो अब भी जो मैं ये ड्राफ्ट बना रहा हूं, ये आपको ये बातों को ध्यान में रखकर मैं ड्राफ्ट बना रहा हूं कि आप लोग अभी इतिहास में बहुत गहराई तक आपको ना ले जाया जाए, बल्कि आप लोग छोटे छोटे एसएससी पुलिस तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम इसको और गहराई में ले जाएं तो हम लोग पाषाण काल को और विभाजित करेंगे। क्या कहेंगे, प्रारंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल रहा। 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 9,000 ईस्वी पूर्व तक, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 9,000 ईस्वी पूर्व तक हम मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। फिर वहां से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक हम लोग नव पाषाण काल पढ़ते हैं। इस तरह से उसको बांटकर हम लोग चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उतनी गहराई में हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जनरल इतिहास को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद में 1500 ईस्वी पूर्व के बाद हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। उस समय के प्रयोग किए गए पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर या उस समय जीवन शैली में जो परिवर्तन आया उसके आधार पर हम वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ते हैं। एक कहते हैं ऋग वैदिक काल और दूसरा कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय रहा था वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व रहा, और फिर उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 तक रहा। मैं कहूंगा कि वैदिक काल को हम पढ़ते हैं 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। इस तरह से अगर आपके पास एंशिएंट इंडिया का एक क्लियर कट ड्राफ्ट होगा कि आपको कब क्या पढ़ना है, तो आप लोग बड़ी आसानी से चीजों को पढ़ पाएंगे। वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपदों का उदय, ठीक है। महाजनपदों का उदय जो हम पढ़ते हैं वो हम 600 ईस्वी पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ, और उसके बाद महाजनपदों के उदय के समय में ही यहां पर मगध, इसका एक महाजनपद था मगध। मगध के वैभव के कारण उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लगातार इन जनपदों में संघर्ष चलता था। तो हम लोग पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष। इसी में अब टॉपिक आता है, पहला क्या आता है, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, ठीक है। मगध के उत्कर्ष के बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसी समय में हुआ था धार्मिक आंदोलन जिसमें जैन और बौद्ध को हम पढ़ते हैं 600 ईस्वी पूर्व के समय में ही। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 300 तक रहेगा ये मगध का उत्कर्ष। और हम पढ़ेंगे यहां पर जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक। और यहीं पर एक और बात हम पढ़ेंगे, यहीं पर एक विदेशी आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण। तो यहीं पर हम किसका, सिकंदर का आक्रमण पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये लगभग सारी ही घटनाएं समकालीन थी, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण,
याद रखिए, अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम उत्तर भारत में चल रहे हैं। जैसे ही हम लोग दक्षिण भारत में चलेंगे, उसका में इसी के पैरेलल एक अलग से हम एक ड्राफ्ट बनाते हुए चलेंगे। लेकिन अभी हम उत्तर भारत में हैं, तो ये 600 से लेकर लगभग हम 300 ईस्वी पूर्व तक, ठीक, 300 से 600 से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक हम लोग महाजनपदों का उदय, इसी में मगध का उत्कर्ष, जैन बौद्ध और सिकंदर का आक्रमण, इन सब बातों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी कौटिल्य के सहयोग से। तो हम इसके बाद आ जाते हैं मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में लगभग 319 ईस्वी पूर्व से लेकर हम लोग 185 ईस्वी पूर्व तक हम मौर्य शासन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये ऐसे ही रहने देते हैं और इसके बाद में हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, ठीक, हम पहुंच गए थे मौर्य शासन काल तक। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य को हमने देखा था 319 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ने पर दो प्रकार की घटनाएं घटित हुई। पहला, इसी समय में विदेशी आक्रमण हुए। अब विदेशी आक्रमण हुए और एक उसके हुए मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, और यहीं पर क्या हुआ, विदेशी आक्रमण। ठीक है। अब देखिए, जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुए, उस इनके उत्तराधिकारी थे शुंग, उनके उत्तराधिकारी हुए कर्ण और उनके उत्तराधिकारी हुए सातवाहन। यहां पर हम उत्तराधिकारियों में इनके मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए शुंग, इसके बाद कर्ण और इसके बाद हुए सातवाहन। ठीक है। अब इनका जो शासनकाल रहा, यह शासनकाल लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर, लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक का यह शासनकाल था। क्योंकि 185 ईस्वी पूर्व में जिस समय मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया, तो उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना हुई। तो हम इसको लगभग 200 ईस्वी पूर्व से मोटे मोटे तौर पर हम लोग 300 ईस्वी पूर्व तक इस शासनकाल को पढ़ते हैं, जो मौर्य, इसको हम कहते हैं मौर्योत्तर शासनकाल। इसको क्या कहते हैं हम, मौर्योत्तर शासनकाल। ठीक है, इतनी बातें। अब यहां पर विदेशी आक्रमण जो हुआ, यहां पर 3-4 आक्रमण हुए थे, जैसे हिंद यवन शासकों का आक्रमण, हिंद यवन आक्रमण। ठीक है, देखिए, अब इसके बाद शक, पर्थियन या पल्लव। देखो, ये जो पर्थियन और पल्लव हैं, ये पल्लव से अलग हैं। जो पल्लव थे ना, वो अलग थे, जो पल्लव थे ये अलग थे। ठीक, और यहां पर हुए कुषाण। ठीक, इस प्रकार से जो मौर्योत्तर शासन के बाद में 300 ईस्वी तक, अब देखो 200 ईस्वी पूर्व से हम लोग आ गए 300 ईस्वी में।
तिथि निर्धारण में इन बातों को आप लोग समझने का प्रयास, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप बहुत आसानी से उन चीजों को समझ जाएंगे। कुषाण शासनकाल। अब यहां पर देखिए, जब हम 300 ईस्वी में आ गए, ये केवल उत्तर भारत का अभी तक चल रहा है। शासन किसका पढ़ रहे हैं हम? उत्तर भारत का। इसी समय में दक्षिण भारत में भी लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान होगा 1000 ईस्वी पूर्व से आपको ध्यान होगा, देखो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, तो वैदिक सभ्यता के समय में, जिस समय ऋग्वैदिक सभ्यता का अंत हो गया 1000 ईस्वी पूर्व में, तब से लेकर, ठीक है, तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 200 ईस्वी पूर्व तक, 200 ईस्वी पूर्व भी नहीं, फिर हम कहें लगभग 100 ईस्वी पूर्व तक, 100 ईस्वी पूर्व तक दक्षिण भारत में। अब हम किसका बात कर रहे हैं? दक्षिण भारत की। इतिहास का आरंभ हुआ और यहां तक रहा महापाषाण काल। ये जब हम महापाषाण काल, जब दक्षिण भारत में इतिहास का आरंभ हम पढ़ते हैं 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 100 ईस्वी पूर्व तक, तब हम देखते हैं यहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थरों की कब्रें हमें प्राप्त होती हैं। इसके बारे में कोई खासा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन चूंकि दक्षिण भारत हमारे भारत का भाग है, तो जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है उन सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास जरूर करते हैं। जिस तरह से हम लोग उत्तर भारत में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसी तरह से अब हमने दक्षिण भारत में भी इतिहास को जानने का प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद में 100 ईस्वी पूर्व के बाद में, 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी तक, इसमें हम संगम काल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? संगम काल को। अब जैसे संगम काल से लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे छोटे एग्जाम्स हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, लगातार संगम वंश से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन पुस्तकों में ये टॉपिक क्लियर कट, उसका एक सही तरीके से वर्णन ना होने के कारण हम लोग कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब जब आप ड्राफ्ट बना रहे हैं कि दक्षिण भारत का जब हम इतिहास शुरू करेंगे, उसमें हम महापाषाण काल के बाद संगम काल को पढ़ेंगे। इसी में हम चेल, चौर और पांड्य, इन सबको पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। और संगम काल के साहित्य का बहुत महत्व है, और संगम काल में जितने भी साहित्य हुए उन चीजों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो, हम दक्षिण भारत में भी 300 ईस्वी तक के इतिहास पर पहुंच गए, और हम उत्तर भारत में भी मौर्य के बाद मौर्योत्तर शासनकाल में भी 300 ईस्वी तक के इतिहास तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद में मौर्योत्तर शासन काल के बाद गुप्त शासन, गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य हुआ। गुप्त साम्राज्य का जो शासनकाल रहा वो 319 से लेकर 319 ईस्वी से लेकर, पहले हम ईस्वी पूर्व में चल रहे थे, ईस्वी पूर्व से हम लोग आ गए ईस्वी में, अब हम आगे ईस्वी में ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। 319 ईस्वी से लेकर लगभग हम 550 ईस्वी तक गुप्तों के शासन के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। गुप्तों का बहुत महत्व रहा। इसी समय में भारत में मंदिरों के निर्माण की प्रणाली शुरू हुई थी, उन बातों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। गुप्त के बाद में गुप्तोत्तर साम्राज्य आया, और गुप्तोत्तर साम्राज्य में हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं ताकि यह भी लिखा रहे। ठीक है, अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। चलो इसको ही लेते हैं। ठीक, ऐसा करते हैं, इसको अब मिटा लेते हैं, तब हम लिखते हैं।
देखो, हमने देखा था गुप्त, गुप्त साम्राज्य का शासनकाल हमने देखा था 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। इसके बाद गुप्तोत्तर शासनकाल आया। गुप्तोत्तर शासनकाल में हम देखते हैं हर्षवर्धन, जिसे पुष्यभूति वंश कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग इससे आगे जितना भी ड्राफ्ट हमारा एंशिएंट इंडिया का रहा है उसको हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम इसी पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।